नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कौन से बैंक पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने अभी इंडियन ओवरसीज बैंक पे 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक पे ये जुर्माना आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आईबीओ ने पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लक्ष्यों और वर्गीकरणों का पालन नहीं किया और आईबीओ ने कुछ पीएसएल ऋण पर 25,000 रुपए तक का शुल्क लगा रखा था जो नियमों के खिलाफ था और ये सब आरबीआई की ऑडिट में पाया गया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने अभी इंडियन ओवरसीज बैंक पे 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आर अर्थन जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से नवाजा है। ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पर्यावरण विज्ञान। डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को तनसा अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ये अध्यापक व प्रधानाध्यापक समुद्री विज्ञान विभाग भारतदासन विश्वविद्यालय बीडीयू में कार्यरत है। ठीक है, और ये पुरस्कार है ये तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड पर्यावरण विज्ञान श्रेणी में दिया जाता है और इसकी जो संपादिता संस्था है वो है तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये राज्य के वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान में से एक है, सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, कहाँ पे दिया गया था? ये दिया गया था ट्राइबल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर उदमंडन तमिलनाडु में। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 प्लस प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किसने किया था? वो किया था गोवी चोइयान, उच्च शिक्षा मंत्री है वहां के, और एमपी स्वामीनाथन तमिलनाडु विकास सूचना और संपर्क मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित छिन्नूलाल मिश्र का किस घराने से ख्याल रखते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो पंडित छिन्नूलाल मिश्र है ये किराना घराना से ताल्लुक रखते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, किराना घराना। और पंडित छिन्नूलाल मिश्र है, इनका जन्म 1936 में हुआ था और 2025 में इनका देहांत हो गया। ये हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के महान स्तंभ थे जो किराना घराना परंपरा के गायक थे। ख्याली गायक में निपुण, साथ ही साथ अर्थशास्त्र और लोक शैलियों में भी प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 1936 हरिपुर गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 2 अक्टूबर 2025 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, 89 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया। प्रसिद्ध प्रस्तुतियों की अगर हम बात करें तो सावन झर लाग्यो धीरे धीरे, कैसे सजन घर जाइबे, बरसन लागी बदरियां, ये सारे इनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियां रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएआई योजना किस संस्था ने शुरू की है? तो डीएआई योजना है ये स्टार्ट की है सिडबी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, सिडबी। सिडबी की नई योजना है डीआई डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, योजना का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन डीआई। किसने लॉन्च की है? ये की है सिडबी ने। कब की है? सितंबर 2025 में। किसने लॉन्च की है? तो वो की है एम नागराजू, सचिव है वित्त सेवा विभाग डीएफएस के, वित्त मंत्रालय के ये वित्त सचिव है। किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। और सिडबी की अगर हम बात करें तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अध्यक्ष है मनोज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत का वृद्धि दर का अनुमान कितना किया है? तो अभी वृद्धि दर का अनुमान घटा के उन्होंने 6.5 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 6.5%। एशियाई विकास बैंक है ये भारत की वृद्धि दर अनुमान सितंबर 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से कम कर दिया है। कारण क्या है? संशोधन का कारण यह रहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ भारत के लगभग 60% निर्यात को प्रभावित किया है,
जिसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी छमाही और आगे की वृद्धि गति धीमी हो गई है, जिसके कारण एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए नया जो अनुमान रखा है वो 6.5 रखा है। इससे पहले जो अनुमान था वो 6.7 था, और वही एडीबी ने 2026-27 का जो अनुमान रखा है वो 6.5 कर दिया है। उससे पहले जो था वो था 6.8 का। अगर बात करें हम एडीबी की, तो एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। सदस्य देश की अगर बात करें तो 68 सदस्य देश एडीबी के हैं। एडीबी के 11वें बोर्ड अध्यक्ष है मसातो कांडा, जो फरवरी 2025 में अब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सीडीएम सिकंदराबाद के कमांडर नियुक्त किया है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सीडीएम सिकंदराबाद बने हैं मेजर जनरल जी श्रीनिवास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मेजर जनरल जी श्रीनिवास। इनको नया पद दिया गया है कमांड कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सीडीएम सिकंदराबाद का। पदभार ग्रहण किया था अक्टूबर 2025 में, और इससे पहले उन्होंने किसका स्थान लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर का, जो अब नए डायरेक्टर जनरल फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम बने हैं। ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना में है। स्थापना हुई थी इसकी 1970 में, और इसकी भूमिका की अगर हम बात करें, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की भूमिका की बात करें तो उत्तरी सेवा, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों को रक्षा प्रबंध और नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की विदेश सचिव ओम पेमा चांडेल हाल ही में भारत यात्रा पर आई है? तो ये भूटान की विदेश सचिव है जिन्होंने भारत की यात्रा की है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, भूटान। भूटान की विदेश सचिव ओम पेमा चांडेल ने भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा किया है। द्विपक्षीय वार्ता की अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने विस्तृत सहयोग क्षेत्रों में समीक्षा की है। 1020 मेगावाट पुनातसोंगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन स्वागतमय योग्य माना गया है। भारत ने भूटान को उनके 13वें पंचवर्षीय योजना में जो 2024 से 2029 तक रहेगी, उनके हेतु 10,000 करोड़ रुपए के विकास सहायता देने का वादा किया है, घोषणा की है। इनके अलावा भारत और भूटान के बीच में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए जिनकी हम बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। भारत भूटान रेल संपर्क जोड़ा गया है, जिसकी कुल लागत की अगर हम बात करें तो 4,033 करोड़ रुपए रहेगी। कुल लंबाई 89 किलोमीटर रहेगी। ये समझौता है, ये भारत की ओर से सतीश कुमार जी चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, और भूटान के ओम पेमा चांडेल ने इस पे समझौते पे हस्ताक्षर किया है। और रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो काकराझार असम में से लेके गोल्फू भूटान तक ये चलेगी, जिसकी लंबाई होगी 69 किलोमीटर। लागत की अगर हम बात करें तो 3456 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, और 4 वर्षों में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। दूसरी जो रेल लाइन है वो है बनारहाट, पश्चिम बंगाल से समतस से भूटान तक ट्रेन चलेगी, जिसकी लंबाई रहेगी 20 किलोमीटर। लागत की हम बात करें तो 577 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, और इनका टाइम है वो 3 साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके अलावा नंबर 2 है खोलगच्छू जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना है भारत और भूटान के बीच हुआ है, जिसमें भूटान के KHPL और भारत के PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ है, जिसकी ऋण राशि टोटल ज्ञात करें तो 4,829 करोड़ रुपए है। ठीक है, और परियोजना में 600 मेगावाट खोलगच्छू जल विद्युत परियोजना भूटान की रहेगी, और राजधानी है भूटान की थिम्पू, और मुद्रा है भूटानी न्यूल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा एल्गो ट्रेडिंग रिटेल एल्गो ट्रेडिंग नियमों की लागू करने की तिथि क्या है? तो इसकी जो डेट निर्धारित की गई है वो है 1 अप्रैल 2026 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 1 अप्रैल 2026। और खुदरा एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की निगरानी कौन करता है? वो करता है स्टॉक एक्सचेंज। और खुदरा एल्गो ट्रेडिंग निवेशकों को कंप्यूटर प्रोग्राम API के माध्यम से संचालित रणनीतियों का उपयोग करने में सुविधा देता है, और इसका उद्देश्य है निवेशकों को सुविधा, पारदर्शिता और निवेश में सुरक्षा देना है। और किसने लॉन्च किया इसको? सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और सेबी ने ये जो डेट निर्धारित की है वो 1 अप्रैल 2026 रखी है।
पहले जो तिथि थी वो 1 अक्टूबर 2025 थी, अभी उसको बढ़ा के 1 अप्रैल 2026 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कॉफी डे है वो हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वो है कॉफी और उनके पीछे काम करने वाले किसानों, उनके उत्पादकों और श्रमिकों को सम्मान देना, कॉफी उत्पादन में निष्पक्ष व्यापार और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इस साल 2025 की थीम थी वो है सहयोग के पहले अधिक अपनाना। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।